नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड का जो लास्ट टॉपिक है उसको हम लोग बात करेंगे, अर्थात जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं या रिलीज होते हैं, साथ ही साथ उसके क्लिनिकल एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। तो कहने का जो क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है वो हम लोग कहने के पिट्यूटरी ग्लैंड और उससे रिलेटेड हार्मोन से ही रिलेटेड होता है। तो कहने के हम इसको हार्मोन और इसके जो क्लिनिकल इफेक्ट है उसके एक साथ दोनों की बातें करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्लिनिकल एस्पेक्ट की बात करने से पहले उसके हम हार्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो हार्मोन देखेंगे कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर लोब से पर्टिकुलर कुछ हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ सिक्रीट करने वाले कुछ स्पेसिफिक सेल्स भी होते हैं। उस सेल्स से रिलेटेड हम लोग अप्लाइड पार्ट भी देखेंगे। तो यहाँ पर पहला सेल्स होता है एंटीरियर लोब में, देखेंगे एसिडोफिल सेल्स या एसिडोफिलिक सेल्स, इसको बोलते हैं एसिडोफिल सेल्स या एसिडोफिलिक सेल्स। इसको अल्फा सेल्स का भी नाम देते हैं। इस अल्फा सेल से एसिडोफिल सेल से दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। और एक होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन जो लैक्टेशन से रिलेटेड होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो लैक्टेशन से रिलेटेड, फीडिंग से रिलेटेड होता है। फिर देखेंगे जो उसके बाद दो हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो कि एसिडोफिलिक सेल से या अल्फा सेल से सिक्रीट होते हैं। फिर देखेंगे बीटा सेल से या बेसोफिलिक सेल्स। बीटा सेल से या बेसोफिलिक सेल से कौन कौन से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, यहाँ पर चार हार्मोन है। एक है TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो हम लोगों ने देखा था कि TSH अर्थात थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। फिर एक है ACTH अर्थात एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। दूसरे नंबर पे है ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तीसरे नंबर पे है FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH का रोल हम लोगों ने ओवुलेशन, ओवेरियन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल दोनों में देखा था, किस तरह से क्या होता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि बीटा सेल्स या बेसोफिलिक सेल से सिक्रीट होते हैं। छठे नंबर पे है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हम लोगों ने देखा था बीटा सेल से सिक्रीट होते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जब हम लोग देखते थे कि जब ओवुलेशन होने के बाद जो ल्यूटीन का फार्मेशन, ल्यूटियल फेज होता था, अर्थात जो एक तरह से फार्मेशन होता था उस पर्टिकुलर दौरान में, जो कार्पस ल्यूटियम का फार्मेशन, तो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हार्मोन मेंटेन करता था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये है। फिर देखेंगे यहाँ पर इंटीरियर लोब, जो हम लोग कहते थे कि एडेनोहाइपोफाइसिस में इंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब होता है, दो लोब होते हैं। इंटरमीडिएट लोब में देखेंगे तो यहाँ पर एक हार्मोन होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि मिलेनिन से रिलेटेड होता है। मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन अर्थात मिलेनिन सिक्रीशन से रिलेटेड होता है। फिर देखेंगे पोस्टीरियर हार्मोन, पोस्टीरियर लोब को हम लोगों ने बात किया था पर्टिकुलर न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ये जो दोनों था एंटीरियर लोब और इंटरमीडिएट लोब, क्या था, एडेनोहाइपोफाइसिस। एडेनोहाइपोफाइसिस मीन्स इसका एडेनो मीन्स होता है कहीं ना कहीं उसका तरह से ग्लैंडुलर पार्ट था, अर्थात यहाँ पर डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट होते हैं। ध्यान रखिएगा कि जो उसका एडेनोहाइपोफाइसिस होता है कहीं ना कहीं हार्मोन से सिक्रीट अर्थात हार्मोन को बनाता है, उसको सिक्रीट करता है, अर्थात जो प्रोडक्शन होता है हार्मोन का एडेनोहाइपोफाइसिस में होता है। लेकिन जो पोस्टीरियर लोब होता है वो उसको हम बोलते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब कि जो एक तरह से पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, इसका कनेक्शन पिट्यूटरी ग्लैंड के हम लोगों ने ऊपर देखा था, यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल होता है। थर्ड वेंट्रिकल के चारों तरफ दोनों तरफ क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस होते हैं। इस पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरल कनेक्शंस होता है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड का न्यूरल कनेक्शंस होता है हाइपोथैलेमस के साथ, जहाँ पर हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन होते हैं पर्टिकुलर यहाँ पर पोस्टीरियर लोब में जाके स्टोर्ड हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ से कुछ हार्मोन बने और बनने के बाद जो है एक तरह से ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब में जाके स्टोर्ड हो गए। तो यहाँ पर हम उससे बात करेंगे कि इसलिए हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर पोस्टीरियर लोब जो कि न्यूरोहाइपोफाइसिस था, न्यूरोहाइपोफाइसिस का मतलब उसका न्यूरल कनेक्शन था हाइपोथैलेमस के साथ। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पर दो हार्मोन एक तरह से पोस्टीरियर लोब में बनते नहीं है, लेकिन ये स्टोर्ड होते हैं। बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में बनते हैं, हाइपोथैलेमस में बनते हैं, उसके पोस्टीरियर लोब में जाके स्टोर्ड हो जाते हैं और बाद में उसको रिलीज करता है। तो इसलिए बोला गया रिलीजेज, न कि सिक्रीट जो है आपका एंटीरियर लोब करता था, जो कि एडेनोहाइपोफाइसिस था। पोस्टीरियर लोब जो है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस था, हाइपोथैलेमस से जो सिक्रीट हो रहे थे हार्मोन उसको पोस्टीरियर लोब जो है स्टोर्ड करता था, समय समय पर रिलीज करता। तो वो पर्टिकुलर हार्मोन कौन से है देखेंगे, वैसोप्रेसिन, जैसा कि नाम सुना है, वेल नोन है वैसोप्रेसिन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको हम लोग ADH भी बोलते हैं, ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन।
तो एक्ट्स ऑन किडनी ट्यूब्यूल्स, ये किडनी के ट्यूब्यूल पर कार्य करते हैं, तो यूरिन फार्मेशन में इसको देखा जाता है एडीएच का रोल। तो कहीं ना कहीं जो फिल्ट्रेशन होता है या फिर यूरिन फार्मेशन कहीं ना कहीं एडीएच के थ्रू होता है। फिर देखेंगे ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन की बात कर रहा है, तो ऑक्सीटोसिन को कह रहा है प्रमोट्स द कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्राइन मेमोरी स्मूथ मसल्स। तो यूट्राइन अर्थात यूट्रस की और मेमोरी जो ग्लैंड होती, मेमोरी ग्लैंड होती है, उसके जो स्मूथ मसल्स है उस पर कंट्रैक्ट करता है। जनरली हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन या ऑक्सीटोसिन का रोल कहाँ पर होता है, तो प्रेगनेंसी के समय में जब डिलीवरी का समय आता है तो वहाँ पर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से यूट्राइन मसल रिलैक्स करते, कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से डिलीवरी होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिया हुआ है। तो हम लोगों ने हार्मोन को इन जनरल देख लिया कि एंटीरियर लोब से टोटल हम लोगों ने 6 हार्मोन देखे हैं, जिसमें एस्डोफिल सेल से या अल्फा सेल से 2 हार्मोन थे, जिसको हम लोगों ने ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन कहा। बीटा जो बेसोफिल सेल से या बीटा सेल से 4 हार्मोन की बात किया था, टीएसएस था और एसीटीएस था, एफएसएस था, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन था। उसके बाद हम लोगों ने इंटरमीडिएट एरिया से बात किया, जो कि एडनोहाइपोफाइसिस का ही पार्ट है, जिसको देखेंगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो मेलानिन की सेक्रेशन से रिलेटेड होता है। पोस्टीरियर लोब में देखेंगे यहाँ पर कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होता, अर्थात कोई हार्मोन बनता नहीं है, ये रिलीज करता है। रिलीज करने का मतलब कि ये स्टोर्ड करता है हाइपोथैलेमस से, जो स्टोर एक तरह से जो बनता है हार्मोन, वो 2 हार्मोन होते हैं, वैसोप्रेसिन एंड ऑक्सीटोसिन हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं पोस्टीरियर लोब में आके स्टोर्ड हो जाते हैं और यहाँ पर समय समय पर रिलीज करते हैं। तो ये हम लोगों ने जनरल बात कर लिया हार्मोन का। अब देखते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स। तो इसका जो एस्पेक्ट, क्लिनिकल एस्पेक्ट या क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करेंगे, तो क्लिनिकल और अप्लाइड एस्पेक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे इसके सिंपली एक ही टर्म होता है पिट्यूटरी ट्यूमर। एक ही क्लिनिकल अप्लाइड एस्पेक्ट है, दैट इज कॉल्ड पिट्यूटरी ट्यूमर। ये ध्यान रखना है, कौन सा अप्लाइड एस्पेक्ट है, पिट्यूटरी ट्यूमर। तो जैसा कि जानते हैं ट्यूमर कहीं का भी हो, ट्यूमर का मतलब होता है कि जैसे ट्यूमर का मतलब होता है कि कैंसरस जो टिश्यूज होते हैं, सेल्स होती है, उनकी संख्या, नंबर ऑफ जो सेल्स होते हैं बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ सेल्स या नंबर ऑफ जो साइज बढ़ जाता है, तो पर्टिकुलर साइज जो होता है काफ़ी बढ़ जाता है ट्यूमर या कैंसर्स के केस में। तो पिट्यूटरी ट्यूमर एक ही अप्लाइड एस्पेक्ट है, इसको देखेंगे। इसका जनरल सिम्टम्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, तो इसको हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक जनरल सिम्टम्स और एक स्पेसिफिक सिम्टम। जनरल सिम्टम्स में ड्यू टू तरह से क्या होगा कि जब पिट्यूटरी ग्लैंड जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये कहीं ना कहीं इसका जो साइज बढ़ेगा तो ये प्रेशर डालेगा ऊपर की तरफ हाइपोथैलेमस में, नीचे की तरफ कहीं ना कहीं हाइपोफाइजल फोसा में, या अलग अलग जगह पे प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से इसके कुछ सिम्टम्स आएंगे। तो यहाँ पर जो जनरल फीचर्स में क्या देखेंगे, प्रेशर देखेंगे, प्रेशर की वजह से। तो यहाँ देखेंगे ड्यू टू प्रेशर ओवर द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, जब ये साइज में बढ़ेगा, ट्यूमर्स का मतलब जो नॉर्मल साइज था, जो पीक मटर के दाने की तुलना में समान था, मतलब उसकी तुलना की गई थी मटर के दाने के, पी साइज की बात की थी, पी टाइप की। तो अगर वो साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा तो उसके सराउंडिंग जो भी स्ट्रक्चर्स होंगे उसको प्रेशर क्रिएट करेगा, तो प्रेशर सिम्टम्स होगा। तो प्रेशर की वजह से क्या क्या सिम्टम्स आएंगे उसको देखेंगे। पहले नंबर पे सेला टर्सिका, अगर सेला टर्सिका पे आएगा तो क्या हो जाएगा, सेला टर्सिका का मतलब हो जाएगा ये हाइपोफाइजियल फोसा, ये है सेला टर्सिका जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है। अगर इसकी साइज अगर बढ़ गई, तो यहाँ ये नॉर्मल साइज है, अगर मान लीजिए साइज बढ़ गई, साइज बढ़ जाएगी तो सेला टर्सिका क्या हो जाएगा, इनलार्ज हो जाएगा। जो नॉर्मल कैविटी थी ये एक तरह से सेला टर्सिका थी, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स था, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड फिक्स है, या इसको इस तरह से कह सकते हैं, ठीक है। ये अब ये साइज जो छोटी सी थी, अब मान लीजिए साइज इतना हो गया, तो ये बढ़ गया, तो जहाँ ये साइज थी ये हो जाएगा, फिर देखेंगे ये हो गया। तो नॉर्मल जो सेला टर्सिका की साइज ये थी, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के बढ़ने की वजह से ये साइज इतनी हो गई, तो इसको बोलते हैं इनलार्ज का जाएगा। सेला टर्सिका हाइपोफाइजियल फोसा क्या हो रहा है, इनलार्ज हो जा रहा है, पहला हम लोग देख रहे हैं। तो क्या है, प्रेशर अर्थात उसके साइज बढ़ने की वजह से पहला सिम्टम्स आ गया सेला टर्सिका, जहाँ पर वो लोकलाइज्ड है वो साइज बड़ी हो जाएगी। दूसरा सिम्टम देखेंगे सेंट्रल पार्ट ऑफ ऑप्टिक काइज्मा। अगर ऑप्टिक काइज्मा, तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जनरली जब हम इसका पाथवे देखते हैं तो यहाँ पर एक टर्म होता है ऑप्टिक काइज्मा, इसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज्मा, ऑप्टिक काइज्मा। तो ये देखेंगे ऑप्टिक काइज्मा, तो इसके ऑप्टिक काइज्मा के सेंट्रल पार्ट पे अगर साइज में बढ़ता है, ये बिल्कुल दूर नहीं होता, बहुत पास में ही होता है। अगर ये साइज बढ़ेगा तो इस पर भी प्रेशर डालेगा,
साइज जैसे जैसे बढ़ेगा इसका प्रेशर आएगा ऑप्टिक काजमा, तो क्या होगा, तो यहाँ देखेंगे ऑप्टिक काजमा के सेंट्रल पार्ट पे प्रेशर डालने की वजह से बाई टेम्पोरल हेमी एनोप्रिया बाई टेम्पोरल, ध्यान रखिएगा बाई टेम्पोरल, तो बाई टेम्पोरल हेमी मीन्स हाफ, हेमी मीन्स होता है हाफ, एनोप्रिया मीन्स होता है एक साइड का दिखाई नहीं देना। तो कहाँ किस साइड का नहीं दिखाई दे रहा है, दोनों टेम्पोरल रीजन, जो टेम्पोरल रीजन। अब हम लोग समझते हैं कि विजन को समझ लेते हैं, यहाँ पर विजन को समझ लेंगे तो थोड़ा समझ आएगा। तो यहाँ देखते हो कि जो विजन होता है कुछ कहीं ना कहीं विजन, जो दो प्रकार के विजन होते हैं। जब हम लोग एक आंख को बंद कर मान लीजिए एक आंख को ये वाला बंद कर लिया, एक आंख को बंद करने के बाद जो दिखाई देता है, तो ये एक सीधी लाइन मिड में खींचेंगे तो ये देखेंगे इधर टेम्पोरल रीजन होता है, इधर नेजल रीजन होता है। इधर क्या है, टेम्पोरल बोन है, तो इधर हाफ पार्ट, इसका हाफ पार्ट करेंगे तो इधर वाला जो होगा टेम्पोरल होगा, टेम्पोरल विजन होगा इधर वाला, और नाक की तरफ वाला जो विजन होगा उसको बोलो नेजल विजन। उसी तरह से हम जब लेफ्ट साइड का आई ओपन करते हैं, राइट का क्लोज कर लेते हैं, तो देखेंगे जो नोज की तरफ, इसको फिर हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, इसको नोज की तरफ जो विजन होगा नेजल विजन होगा, और साइड में जो होगा इसको बोलेंगे टेम्पोरल विजन। तो ये टेम्पोरल और नाक की तरफ नेजल विजन। तो इस केस में होता क्या है, नेजल विजन अर्थात जब ये अगर इस ऑप्टिक काजमा पे प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है कि जो टेम्पोरल विजन दोनों का साइड में था वो नहीं दिखाई देगा, इसलिए बोला है बाई टेम्पोरल हेमी एप्नोप्रिया, बाई टेम्पोरल हेमी एप्नोप्रिया। इस टर्म को आइए समझ लेते हैं कैसे क्या है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये है, ये देख रहे होंगे ये विजन का रिप्रेजेंट दिखाया गया। तो ये जो विजन का पार्ट है, ये जो पार्ट है बीच में, ये जो बीच में पार्ट है, ये तो दोनों देखेंगे, दोनों के ये इसको समझेंगे। तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट है नेजल है, और साइड बाई साइड क्या है, टेम्पोरल विजन है। तो दोनों आंख का अलग अलग बनाया है। तो साइड में क्या है, टेम्पोरल टी, और इधर साइड में टेम्पोरल टी, देखेंगे टी, और दोनों का नोज है एन, तो ये देखेंगे नेजल विजन। तो नेजल विजन आधा आधा दोनों मिलके नेजल विजन हो जाएगा, साइड में टेम्पोरल विजन हो जाएगा। इसमें होता क्या है कि यहाँ पर देखेंगे ये टेम्पोरल तरह से बाइनॉकुलर विजन बीच में होता है, साइड बाई साइड टेम्पोरल होता है। तो साइड बाई साइड इसमें लिख देंगे टेम्पोरल, और इसमें लिखेंगे ये दोनों नेजल हो गया, ये बाइनॉकुलर था, दोनों आंखों से देखा गया ये एरिया होता है। यहाँ होता क्या है कि ये फाइबर आता है, इस दोनों साइड से देखेंगे रेड कलर का फाइबर हो रहा है। रेड कलर का फाइबर जो है इसके साइड से यहाँ पर रेटिना में आया, तो यहाँ पर देखेंगे ये रेटिना, इसको बोलेंगे रेटिना फाइबर, रेटिना, ये पोजीशन क्या है, रेटिना की है, रेटिनल फाइबर होंगे। ये एक साइड से आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर देखेंगे रेटिना के साथ साथ एक फाइबर और आ रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे जो कि दूसरे साइड से आ रहा है, तो यहाँ क्रॉस होता है, दूसरे साइड से आ रहा है। इन दोनों फाइबर बोलेंगे ऑप्टिक नर्व, ये जो बनाएंगे ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व जो बाद में जब ऑप्टिक काइज़मा के पास आएंगे, तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टेम्पोरल जो फाइबर था ये क्रॉस कर गया, अब जो राइट साइड का था लेफ्ट साइड में चला गया, तो देख रहे होंगे इस साइड का, और यहाँ से जस्ट अपोजिट क्रॉस कर गया। मीन्स ये वाला फाइबर, रेड वाला फाइबर क्रॉस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं ऑप्टिक काइज़मा। काइज़मा मीन्स होता है क्रॉस, ऑप्टिक काइज़मा, जो ऑप्टिक नर्व थे एक दूसरे से क्रॉस करके ऑप्टिक काइज़मा फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये ऑप्टिक काइज़मा, अगर इस रीजन पे अगर प्रेशर पड़ जाए, तो एक सेंट्रल पार्ट पे प्रेशर पड़ गया, तो सेंट्रल पार्ट पे प्रेशर पड़ने की वजह से आपका क्या होगा कि टेम्पोरल फाइबर प्रेस्ड हो जाएगा, टेम्पोरल फाइबर जो होगा, टेम्पोरल फाइबर प्रेस्ड हो जाएगा, और बाई पिट्यूटरी ट्यूमर के बढ़ने की वजह से टेम्पोरल फाइबर प्रेस हो जाएगा, और ये बाद में देखेंगे ऑप्टिक ट्रैक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग का कहने का मतलब ये है कि अगर टेम्पोरल फाइबर, अगर ऑप्टिक काइज़मा का जो सेंट्रल पार्ट अगर प्रेस्ड हो जाएगा पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से या पिट्यूटरी ट्यूमर की वजह से, तो ये जो साइड वाइड विजन है टेम्पोरल विजन नहीं दिखाई देगा, इसलिए उसको नाम देंगे बाई टेम्पोरल हेमी एप्नोप्रिया। समझ में आ गया होगा। फिर देखेंगे तीसरा पॉइंट क्या है, हाइपोथैलेमस। अगर प्रेशर हाइपोथैलेमस पे पड़ता है, मान लीजिए पिट्यूटरी ग्लैंड अगर अपने साइज में बढ़ रहा है, साइज में जैसे जैसे बढ़ेगा, नॉर्मल साइज ये था, फिर साइज मान लीजिए इस तरह से बढ़ गया, तो ये साइज बढ़ेगा तो ये भी ऊपर शिफ्ट होगा, तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से हाइपोथैलेमस पे प्रेशर पड़ेगा। तो ये कह रहा है हाइपोथैलेमस पे अगर प्रेशर पड़ेगा तो हाइपोथैलेमिक सिंड्रोम लाइक ओबेसिटी, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस के सिंड्रोम लाइक ओबेसिटी ऑफ फ्रोलिच सिंड्रोम, तो एक सिंड्रोम होता है फ्रोलिच सिंड्रोम, उसकी तरह कुछ सिम्टम आएंगे लाइक ओबेसिटी ऑफ द फ्रोलिच सिंड्रोम्स इन केस ऑफ रैथकीज पाउच ट्यूमर। रैथकीज पाउच ट्यूमर के केस में ये पाया जाता है। तो ये ट्यूमर कहाँ, रैथकीज पाउच में अगर ट्यूमर हो गया तो फ्रोलिच
सिंड्रोम लाइक ओबेसिटी पाई जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट देखेंगे कि ये तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस पर प्रेशर पड़ रहा है, जब ये बढ़ेगा तो साथ ही साथ थर्ड वेंट्रिकल भी प्रेशर पड़ेगा। थर्ड वेंट्रिकल में प्रेशर पड़ेगा तो थर्ड वेंट्रिकल में यहाँ क्या होता है, फ्लूइड होता है, यहाँ पर CSF होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का जो नॉर्मल प्रेशर होता है, अब क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया या स्पेस कम हो जाएगा। कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ए लार्ज ट्यूमर में प्रेस ऑन द थर्ड वेंट्रिकल एंड इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर अर्थात जो ये ब्रेन में प्रेशर होगा बढ़ जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं थर्ड वेंट्रिकल पे प्रेशर पड़ने की वजह से, ट्यूमर के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो है इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा। अब देखते हैं इसका स्पेसिफिक सिम्टम्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग अभी जनरल फीचर्स की बात किए। स्पेसिफिक सिम्टम किससे रिलेटेड होगा, तो डिपेंड करता है पर्टिकुलर किस सेल में ट्यूमर हो रहा है। अब यहाँ स्पेसिफिक मतलब पर्टिकुलर जो सेल्स की बात कर रहे थे, जैसे अल्फा सेल्स, एसिडोफिलिक सेल्स से हम लोगों ने 2 हार्मोन बनाया था, निकला था, और बेसोफिलिक सेल्स या बीटा सेल्स से 2 हार्मोन निकल रहा है। मान लीजिए अगर एसिडोफिलिक सेल्स का ट्यूमर हो गया हो, इस पर्टिकुलर सेल का ट्यूमर हो गया, इसमें ट्यूमर हो गया हो, तो कहीं ना कहीं ये हार्मोन सिक्रीट ज़्यादा करेंगे। अगर ये हार्मोन बीटा सेल्स अगर ट्यूमर हो गया हो तो कहीं बीटा सेल्स वाले हार्मोन ज़्यादा निकलेंगे या कम निकलेंगे, डिपेंड करता है। तो यहाँ देखेंगे स्पेसिफिक सिम्टम्स में डिपेंडिंग ऑन द सेल टाइप ऑफ द ट्यूमर, तो किस सेल पे ट्यूमर हो रहा है उसके हिसाब से देखेंगे, ये स्पेसिफिक सिम्टम्स है। तो यहाँ देखेंगे पहला कि एसिडोफिल्स या इओसिनोफिल्स एडिनोमा। एडिनोमा मतलब ट्यूमर, एडिनोमा का मतलब होता है ट्यूमर, अर्थात एसिडोफिलिक सेल्स या इओसिनोफिल सेल्स या अल्फा सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाए तो क्या होगा, काजेज एक्रोमेगैलिन इन एडल्ट के केस में, कोई बड़ा व्यक्ति के केस में अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी साइज बहुत बढ़ जाएगी। अगर बचपन में ऐसा केसेस हो रहा हो कि इसमें अल्फा सेल्स में जो कि ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जो ग्रोथ कराता है, अगर जो इसका सेल्स है अल्फा सेल्स जो ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट करता है, अगर इसका सेल्स बढ़ जाएगा तो यहाँ ग्रोथ हार्मोन की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से जो व्यक्ति का ग्रोथ है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब वो 2 टर्म कंडीशन है कि अगर छोटा बच्चा है जो चिल्ड्रन के केस में है तो वहाँ पर उसको बोलेंगे, बच्चे के केस में अगर ये हो रहा है उसकी साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, छोटे से बड़ा हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे यंगर पेशेंट में जाइगेंटिज्म, उसको बोलते हैं जाइगेंटिज्म। अगर कोई एडल्ट की कंडीशंस है, उस कंडीशंस में अल्फा सेल्स में ट्यूमर हो रहा है, जिसको हम नाम दिए हैं एक एसिडोफिलिक इओसिनोफिल एडिनोमा, अगर ऐसा हो रहा है अल्फा सेल्स में यंग एडल्ट के केस में तो उसको हम नाम देंगे एक्रोमेगैली। तो टर्म याद रखिएगा, एक्रोमेगैली एडल्ट के केस में ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना, और जबकि जाइगेंटिज्म क्या है, चिल्ड्रन के केस में ग्रोथ हार्मोन का बढ़ना, सडन बढ़ना या ट्यूमर होना। फिर देखेंगे दूसरा बेसोफिलिक सेल्स। जो बेसोफिलिक सेल्स थे ये 4 हार्मोन TSH, ACTH और FSH और LH ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हो जा रहा है बेसोफिल एडिनोमा हो रहा है, तो एडिनोमा मतलब कैंसर हो रहा है, कौन सा बेसोफिल या बीटा सेल्स में, तो क्या हो जाएगा, कुशिंग सिंड्रोम। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर कुशिंग सिंड्रोम लाइक जो भी सिम्टम्स आते हैं तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। फिर देखिए क्रोमोफोब, कुछ क्रोमोफोब सेल्स होते हैं। क्रोमोफोब मीन्स होता है कि जो कलरफुल सेल्स होते हैं, क्रोमोफोब सेल्स होते हैं इफेक्ट हाइपोपिट्यूटरिज्म। तो क्रोमोफोब सेल्स में अगर ट्यूमर हो जाए, एडिनोमा हो जाए, तो क्या करेंगे, इसका प्रभाव क्या हो जाएगा, हाइपोपिट्यूटरिज्म, अर्थात पिट्यूटरी जो ग्लैंड का जो एक तरह से वो हो जाएगा, जो केमिकल है या हार्मोन है वो संख्या कम हो जाएगी या मात्रा कम होने की वजह से जो इफेक्ट होगा कम हो जाएगा। चौथा देखेंगे पोस्टीरियर लोब डैमेज। अगर पोस्टीरियर लोब डैमेज हो गया, पोस्टीरियर लोब डैमेज अगर हो गया तो क्या होगा, डायबिटिक इंसिपाइडस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, वैसोप्रेसिन, जो कि एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है। तो यहाँ पर ये अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो कहीं ना कहीं एक तरह से वैसोप्रेसिन डिस्टर्ब होगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, डायबिटिक इंसिपाइडस। इसका डिटेल में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्लिनिकल एस्पेक्ट को और इसके हार्मोन को हम लोगों को डिटेल पढ़ा। धन्यवाद।